हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा ये लेक्चर होगा, ये टॉपिक जो सिक्स हमारा चल रहा था, पीरियड ऑफ महाजनपदास, उसमें बुद्धिज्म के ऊपर होगा और ये लास्ट लेक्चर होगा आज हमारा इस जो टॉपिक सिक्स है उसका। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर हमारा वो मोरन एम्पायर के ऊपर स्टार्ट होगा। तो लास्ट लेक्चर से हमने बुद्धिज्म स्टार्ट किया था और काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके थे। लेकिन इससे पहले हम जो टॉपिक सिक्स था, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे महाजनपद के बारे में हमने कवर किया था, रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज को हमने देखा था, क्या इनमें डिफरेंस है। फिर किस तरीके से जो अर्बन सेंटर राइज हुए थे और ट्रेड रूट जो था, इकोनॉमिक ग्रोथ था, इनमें एक दूसरे से दूसरे के साथ कनेक्शन था। और फिर कॉइनेज जो है वो भी किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बन सेंटर के राइज में और ट्रेड एंड कॉमर्स में। फिर उसके बाद हमने मगधा और नंदास के राइज के बारे में देखा था। फिर जैनिज्म को हमने कवर किया था और हमने ईरानी एंड मैसेडोनियन इन्वेजन को भी डिटेल में डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने बुद्धिज्म को स्टार्ट किया था और आज हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है। और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। जैसे कि हमने देखा था कि बुद्धिज्म में जो है उनकी जो गौतम बुद्ध की जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में हमने डिटेल में कवर किया था। कुछ स्टोरीज थी, हमने जो स्टोरीज थी वो भी हमने कवर करने की कोशिश की थी। और उनकी जो हेजियोग्राफीज है, मतलब कि जो सैक्रेड बायोग्राफीज होती है, उसके लिए क्या सोर्सेज है हमारे पास, उसको भी हमने कवर किया था। साथ ही हमने टीचिंग्स को स्टार्ट किया था जिसमें हमने चार नोबल जो ट्रुथ थे, आर्य सत्य, जो उन्होंने बताए थे कि दुनिया में दुख है और इसका कोई ना कोई रीज़न होता ही है और आप दुख को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एट फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग जो गौतम बुद्ध ने बताया है, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो इसमें हमने देखा था कि एट फोल्ड पाथ जो क्या है। और जैसे कि मैं बोल चुका हूं आपको कि ये जो होगा आपको वो डिटेल में नोट्स में कवर करते हुए देखने को मिलेगा। मतलब जैसे कि राइट व्यू मतलब क्या होता है, तो एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा नोट्स में। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, स्लाइड्स नहीं बनाई, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है फिर वो स्लाइड्स वगैरह होता था, वक्त काफ़ी लगता है, इसीलिए फिर यहाँ पे वो आपको ऐड होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बाकी नोट्स में आपको ये मिल ही जाएगा। फिर हमने देखा था कि बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफी है उसमें दुख जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। मतलब दुख एंड इट्स एक्सटेंशन, ये जो फिलोसॉफी है वो बुद्धिज्म में सेंट्रल है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्त होगा, मतलब जब मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आपको आज देखने को मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना कि बैकग्राउंड नॉइज जो है आ सकता है आज। दुख मतलब कि सफरिंग्स एंड इस एक्सटिंक्शन, उसको खत्म करना है हमें। तो यही बुद्धिज्म की जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है, यही उनकी जो फिलोसॉफी है उसमें सबसे मेन जो चीज़ है ये यही है। क्योंकि बुद्धा कहते हैं कि हर तरफ जो है वो सफरिंग है, ये सबम दुखम उन्होंने कहा था और लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि मिडल पाथ के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया कि आपको जो एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करना है, ना तो आपको एक्सट्रीम प्लेजर में जाना है, ना तो आपको एक्सट्रीम एसिडिज्म मतलब सन्यासी बनना है। जो कि आपको पता है जैनिज्म में एक्सट्रीम एसिडिज्म के बारे में, सीवियर एसिडिज्म के बारे में बताया गया है। जो और इसी की वजह से जो जैनिज्म के ऊपर ज़्यादा लोगों ने फोकस नहीं किया था या फिर उसको फॉलो नहीं किया था। ज़्यादातर जो जैन जो फॉलोअर्स थे वो थे ट्रेडर्स वगैरह। ठीक है। तो इनकी एक्सट्रीम फिलोसॉफी थी, इसी वजह से जो है वो लोग थोड़ा इनसे दूर भागे थे और बुद्धिज्म की तरफ गए थे। तो उसके कारण क्या हो गए वो सब आज हम डिस्कस करने वाले। ठीक है। इम्परमानेंस की थ्योरी को हमने डिस्कस किया था, फिर लॉ ऑफ कर्म को हमने देखा था। निब्बाना क्या होता है, जैसे कि देखो निब्बाना या फिर निर्वाणा का मतलब क्या होता है, ये तो अल्टीमेट गोल है। तीनों जो फिलोसॉफीज है, जैसे कि जैनिज्म में भी अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके सोल जो आत्मा है उसको आपको प्योर करना है। मतलब क्या, तो जब आपका सोल जो है वो प्योर हो जाएगा तो ही आपको जो है वो कैवल्य प्राप्त होगा। मतलब कि एक तरीके से आपको साल्वेशन, मुक्ति मिलेगी। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपकी निब्बाना, मतलब जो आपकी जो एक स्टेट आएगी जिसमें आपको आपकी सारी डिजायर जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। आप एकदम स्टेट ऑफ ब्लिस या काम में पहुंच जाओगे। अभी देखो ये जो निब्बाना है ना, ये निर्वाणा वाला कंसेप्ट, ये इस तरह का कंसेप्ट है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब जिसने निब्बाना या फिर निर्वाणा को हासिल कर लिया है वो बस उसे एक्सपीरियंस करेगा, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये क्या है, ये स्टेट क्या है, इस स्टेट में जाने के बाद क्या होता है, तो ये आपको खुद जो है वो एक्सपीरियंस करना होगा। क्योंकि फिर आप जो है ना, आप भी वो निर्वाणा जो है पा सकते हो। अगर मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा, हाँ, अगर आप चाहते हो कि निर्वाणा स्टेट में क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हो, तो आपको खुद उसे एक्सपीरियंस करना होगा, उसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने जैनिज्म का जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक गुलाब जामुन और रसगुल्ले का एग्जांपल दिया था कि अगर आप जानना चाहते हो कि वो कितना मीठा और कैसा है, तो आपको खुद उसे खाना होगा, आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा। तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट में पहुंचने के बाद होता क्या है, ये अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो आपको खुद उस स्टेट में पहुंचना होगा। क्योंकि काफी सारे सन्यासी जो है या फिर ये जो लोग हैं, जैसे महावीर हो गया, गौतम बुद्ध हो गए, तो ये जब निर्वाणा या फिर कैवल्य प्राप्त करते हैं, तो इनसे काफी सवाल पूछे गए थे कि बताओ वो जो स्टेट है उस स्टेट में क्या होता है, आपने क्या अनुभव किया। और
तो वो जो है ना, वो ये बताते हैं कि देखो ये जो स्टेट होते हैं ये 1 सेकंड के लिए भी हो सकते हैं, 1 साल के लिए भी हो सकती है। मतलब जब आप निर्वाणा स्टेट में पहुँच जाओगे, जब आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगी, तो आपका जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर, पूरी बॉडी जो है वो एक तरीके से डेथ हो जाती है। मतलब जैसे कि आपकी जैसे डेड बॉडी बॉडी जो है ना, वो उसी तरीके से उसी स्टेट में आप पहुँच जाओगे। लेकिन आपकी मौत नहीं हो रही वहाँ पे, आपकी डेथ नहीं हो रही, लेकिन बस आपकी पूरे बॉडी जो है ना, वो इस स्टेट में पहुँच जाएगी कि कोई भी वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी और आप उस स्टेट में चले जाओगे जहाँ पे आप जो है वो देख सकोगे कि हो क्या रहा है। ठीक है? तो काफ़ी एक राजस्थान के एक मतलब एक सन्यासी थे जिनसे पूछा गया कि बताओ कि क्या होता है जब आपको मतलब मुक्ति मिलती है, जब आप वो निर्वाणा या फिर जो कैवल्य या फिर जो मुक्ति मिलती है ना, तब होता क्या है? तो उन्होंने कहा था कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आपको खुद उसे पाना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक बिंदु आता है और उस बिंदु के पार जो है वो मतलब उन्होंने कहा था कि एक बिंदु है और उस बिंदु के पार मुझे गिरिधर मिल गया, मतलब कि कृष्ण मिल गए। तो ऐसा उन्होंने कहा था, मतलब बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो पा लिया, जो समझ लिया वो समझ लिया, वो किसी को बता नहीं पाएंगे। ठीक है? तो यही जो है ना, यही इस स्टेट में होता है। उस स्टेट में होता क्या एग्जैक्टली ये कोई बता नहीं पाया, कोई बताएगा भी नहीं। बस वो जो है ना, वो आपको एक्सपीरियंस करना है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और जो लोग बताएंगे वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा इनका कहना होता है। मतलब जो लोग निर्वाणा को प्राप्त कर लेते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो समझ लेना कि मतलब वो बोल रहे हैं कि मैंने ये देखा वो देखा, नहीं, ये फिर झूठ बोल रहे हैं, उनको फिर निर्वाणा मिला ही नहीं है। तो ऐसे जितने भी महान लोग हैं उनका इसके रिलेटेड यही कंसेप्ट है। ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। लेकिन निर्वाणा या फिर निब्बाना या फिर कैवल्य का मतलब डेथ नहीं होता। ठीक है? परिनिब्बाना मतलब होता है डेथ, फिजिकल डेथ, मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना वो खत्म होगा। लेकिन निर्वाणा में क्या होगा, बस आप कुछ देर के लिए, वो एक समय, मतलब वो एक वक्त हो सकता है, 1 मिनट, 1 घंटा, उस बस उस वक्त के लिए जो आपकी जो बॉडी है एक तरीके से स्टील हो जाएगी। आपकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप उस स्टेट में चले जाओगे जहाँ पे आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, पूरी दुनिया का ज्ञान हो जाएगा आपको कि सब कुछ मतलब क्या होता है। और आप जो है ना एकदम पूरी तरीके से जो आपकी डिजायर्स होंगी, जो आपकी तृष्णाएं होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी, दुख सुख सब आपके लिए एक समान हो जाएगा उसके बाद। ठीक है? तो ये निर्वाण है या फिर निब्बान का कंसेप्ट था। ये हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत देखा था। अभी भगवान के बारे में क्या उन्होंने कहा था ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज थोड़ा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए। अभी देखो, जैसे कि दुनिया में जो है ना, दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, कॉज होता है। कोई भी जो चीज है वो विदाउट कॉज होती नहीं है। तो कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध ने दी थी। जैसे कि अगर आप दुखी हो तो उसका कोई कोई ना कोई कारण होगा, यही उनका जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है, सेंट्रल फिलोसॉफी यही है। तो इसको और बेहतर बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया आगे। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया कि दुनिया में कुछ भी जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब खुद से नहीं होगा। जितने भी फिनोमेना है, ठीक है, दुनिया में, वो कंडीशन स्टेट में है। कंडीशन स्टेट में मतलब क्या, तो कोई ना कोई यहाँ पे वहाँ पे सपोर्टिव कंपोनेंट होगा ही, कोई ना कोई सपोर्टिव कंपोनेंट होगा ही। विदाउट दिस सपोर्टिव कंपोनेंट द फिनोमेना विल नॉट कम टू एन एंड, या फिर होगा ही नहीं। अभी जैसे कि सपोज अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रही है, या फिर जो भी आ रहा है, तो अर्थक्वेक आता क्यों है? इसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो जो आपकी जो अर्थ क्रस्ट होती है वहां पे फॉल्ट आएंगे, वहां पे एनर्जी वेव्स जो जनरेट होती है, उसके बाद अर्थक्वेक आता है। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर आपकी डेथ हो रही है तो उसके पीछे भी कोई कोई ना कोई कारण है। आपका ब्रेन या फिर आपका हार्ट जो है काम करना बंद कर देगा, तब आपकी डेथ हो जाएगी, है ना? उसके बाद जैसे कि आपको एग्जाम जो है, आप सपोज आईएएस के एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका आईएएस बनना है तो उसके लिए कॉज क्या है? अगर आप बन गए, सपोज अगर आप बन गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका कॉज होगा आपने पढ़ाई की होगी। और अगर आप फेल हो गए तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, आपने कोई ना गलती की होगी। अगर आपने कोई गलती की होगी तो आप फेल हो गए। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन काम करता है। और दुनिया में जितनी भी चीजें होती है ना, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और इसीलिए गौतम बुद्ध जो है वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और विदाउट कारण जो है, विदाउट रीजन जो है, वो चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है? ये आपको समझना होगा यहाँ पे। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए, जैसे कि देखो, वेदर कैंडल विल बर्न create a flame is dependent upon the presence of wax और wick। मतलब कि देखो, जैसे कि कैंडल होती है, कैंडल बर्न क्यों होगी? क्योंकि वहां पे वैक्स है ना? कैंडल जिससे बनी होती है वो वैक्स, और विक मतलब कि वो जो थ्रेड होता है, ठीक है, वो जो धागा होता है वो। अगर धागा ही नहीं होगा और वैक्स नहीं होगा तो कैंडल बर्न करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया कि हर चीज के लिए कोई ना कोई क्या होता है, कॉज होता है। तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो थ्योरी है ना, यहाँ पे इसे पतिच्छ समुपदाय कहा गया है।
और इसको जो है ना 12 जो निदान है उसमें एक्सप्लेन किया गया। 12 निदान मतलब क्या होते हैं कि देखो यहाँ से शुरुआत जो होगी ना वो होगी, 1 मिनट में मार्कर बदल लेता हूँ कि आपको जो दिख सके। तो यहाँ पे देखो, 1 मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना 12 जो निदान आज दिए गए उसकी होगी अविद्या इग्नोर। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। देखो अभी आपका जन्म कैसे होता है और आपका पुनर्जन्म कैसे होता है, सेंट्रल गोल तो यही है ना कि आपको जन्म पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकलना है। और अगर आप निकलना चाहते हो तो आपको यहाँ पे फोकस करना होगा, डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनेशन। मतलब ये जो थियरी है ना, ये थियरी किस तरीके से एक्सप्लेन करती है चीजों को कि आपका जन्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपका पुनर्जन्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसी को कहा गया है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इन इन चीजों के ऊपर ही आपका जन्म, मृत्यु और रिबर्थ या फिर मुक्ति जो है वो डिपेंडेंट है। अभी देखो समझो, इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, अच्छे से समझना है। देखो आपका जन्म क्यों होगा, या आपका जन्म क्यों होगा, शुरुआत यहाँ से होगी। अगर आप इग्नोरेंट हो, मतलब आपका सपोज इस जन्म में आप जी रहे हो, आपकी ये लाइफ है एक, है ना। तो अगर आप इस जन्म में इग्नोरेंट हो, इग्नोरेंट हो मतलब कि आपको ज्ञान नहीं है, किस चीज का ज्ञान नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको मुक्ति के लिए क्या करना है, इस चीज का आपको ज्ञान नहीं है, तो मतलब कि आप इग्नोरेंट हो। और अगर आप इग्नोरेंट हो तो फिर यहाँ पे संकार होगा। संकार की मतलब फॉर्मेशन। जैसे कि हमने जैनिज्म में देखा था कि अगर आप मतलब अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे जो मतलब जिससे कि आपके सोल के ऊपर लेयर्स बढ़ेगी, लेयर्स लेयर्स फॉर्म होगी ना, तो उसी तरीके से सेम कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप इग्नोरेंट हो, अगर आप चीजें मतलब गलत चीजें कर रहे हो, अगर आप जो अष्टांग मार्ग है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप आर्य सत्य को नहीं देख रहे हो, नहीं समझ रहे हो, जो नोबल ट्रूथ बताए गए है जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, हर रिलीजन में, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो मतलब आप इग्नोरेंट हो। अगर आप इग्नोरेंट हो तो फिर फॉर्मेशन होगा, किस चीज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होगा कॉन्शियसनेस का। फॉर्मेशन होगा कॉन्शियसनेस का, मतलब जो है एक नेम एंड फॉर्म जो यहाँ पे बन रहा है ना। नेम एंड फॉर्म बन रहा है, मतलब वही जैनिज्म में जो बताया गया था कि आपकी जो सोल होगी उसके ऊपर लेयर्स बढ़ेगी, है ना। लेयर्स बढ़ रही है, लेयर्स बन रही है, और फिर उन लेयर्स के ऊपर क्या आएगी, मतलब कॉन्शियसनेस आएंगी। उनमें एक तरीके से आत्मा, जीव आ जाएगा, उसका कोई नाम होगा। और फिर उसमें 6 सेंसेस आ जाएंगे, मतलब जैसे कि कॉन्टैक्ट, टच, वेदना, फील, क्रेविंग्स मतलब डिजायर्स, क्लिंजिंग, उपादना, एग्जिस्टेंस, ठीक है। और फिर आपका जन्म होगा। तो अगर आप इग्नोरेंट हो, अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो फिर आपका पुनर्जन्म होना ही होना है, इसी वजह से आपका जन्म होता है। तो अगर आपको ज्ञान आ गया यहाँ पे, यही यही पे अगर आपने मतलब चीजों को समझ लिया कि आपको क्या करना है लाइफ में, तो इस जन्म में अगर आपने समझना है कि समझ लिया, अगर आपने अष्टांग मार्ग को फॉलो कर लिया, मतलब आप ज्ञानी हो, आप इग्नोरेंट नहीं हो, तो फिर आपका पुनर्जन्म होगा ही नहीं, आप इस साइकिल में ही नहीं फंसोगे। अगर आप इग्नोरेंट हो ना तो आप इस साइकिल में फंस जाओगे। तो आपको इस साइकिल में यहाँ पे फंसना नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ज्ञानी बनना है, आपको नॉलेज गेन करना है, आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है। उपनिषद में यही कहा गया है कि अगर आप ज्ञानी बन जाओगे, अगर आप ये समझ जाओगे सोल और ब्रह्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। बुद्धिज्म में कहा गया है कि अगर आप इन चीजों को समझ जाओगे, अष्टांग मार्गों को, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि फिर आप इस साइकिल से गुजरोगे ही नहीं। जैनिज्म में वही कहा गया है कि अगर आपका आत्मा प्योर होगा, और अगर आत्मा प्योर है मतलब सोल प्योर है, किस तरीके से आप सोल को प्योर कर सकते हो, तो आपको अच्छे काम करने हैं, आपको जो आपके कार्मिक अकाउंट है ना, वहां पे सारी अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए, बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही जो है ना वो है कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हो डिपेंडेंट ऑफ, या फिर ओरिजिनेशन और डिपेंडेंट जो भी है, ठीक है। कंडीशन को प्रोडक्शन भी इसे कहा गया है, कंडीशन को प्रोडक्शन या फिर डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या फिर कंडीशन को प्रोडक्शन वगैरह, या फिर संस्कृत में इसे आपने देखा अभी क्या कहा गया है, तो ठीक है, पतिच्च समुपदेश समुपदया वगैरह इसमें कहा गया है, ठीक है। तो ये आपने कंडीशन को प्रोडक्शन को समझ लिया होगा। अहिंसा का कंसेप्ट काफी बढ़िया है यहाँ पे। देखो अभी जैसे कि आपको पता है कि उस वक्त मतलब 6th सेंचुरी बीसी में ब्राह्मणिज्म में जो चीजें होती थी, जैसे कि जो है बलि दी जाती थी, जो एनिमल्स जो है वहां पे उन्हें हार्म किया जाता था, ठीक है, एनिमल्स को मारा जाता था बलि देने के लिए। तो गौतम बुद्ध और जो महावीर जयंती, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अहिंसा करनी है, आपको हिंसा नहीं करनी है, एनिमल्स को मारना नहीं। इवन जैनिज्म की फिलोसफी तो आपने देखी है, वहां पे तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे अहिंसा को फॉलो करना है वहां पे, कि आप अगर रास्ते से चलोगे ना तो आपके पैर के नीचे जो है कोई भी किसी भी तरीके के जो कीटक वगैरह न आए, इसके लिए आपको साथ में झाड़ू भी रखना है।
और वो ये भी कहते हैं आपको शाम होने के बाद खाना नहीं है, क्योंकि उसमें हो सकता है मतलब कुछ जो जीव है वो आ जाए। जैनिज्म इवन आपको एग्रीकल्चर करने से भी मना करता है, क्योंकि खेती करते हो काफी जो है वो आप किलिंग्स वगैरह करते हो, अन्न मतलब अननोइंगली करते हो। तो इस तरीके से जैनिज्म में काफी ज्यादा जो है ना वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे अहिंसा का कंसेप्ट बताया गया है। लेकिन बुद्धिज्म में इतना एक्सट्रीम लेवल पे अहिंसा नहीं बताया गया है। बुद्धिज्म ने कहा गया है कि आपको किसी भी एनिमल्स को मारना नहीं है, आपको उन्हें चोट नहीं पहुंचाना है, आपको उन्हें हार्म नहीं करना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको एग्रीकल्चर नहीं करना है, आपको वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है। बिल्कुल होना है, आप नॉनवेज भी खा सकते हो अगर आपको कोई दे। तो मॉन्क्स जो थे ना, उनको नॉनवेज खाने से मना नहीं किया गया, जो भी दिया है वो आपको खाना है, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था। तो अहिंसा वाला जो कंसेप्ट था ना, ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से लोग जो है ना वो फिर इनके तरफ बढ़े थे। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए एनिमल्स की जरूरत होती है, और एनिमल्स को मारा जा रहा था वैदिक सैक्रिफाइस में। तो यहाँ पे उनको सैक्रेड या फिर पवित्र नहीं कहा गया। जैसे कि देखो, यहाँ पे एनिमल्स को जो है ना बुद्ध ने सैक्रेड नहीं कहा था, पवित्र नहीं कहा था, लेकिन उनके उनके इंपॉर्टेंस है ना, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थे, तो उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थे, तो उसको उनको आपको रखना होगा। और वैसे भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो इसीलिए जो है ना लोग यहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ काफी बढ़े थे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक उसका मेन रीजन था। लोगों को खेती करनी थी, एग्रीकल्चर डोमिनेट सोसाइटी थी। और यहाँ पे जो है काफी मुश्किलें जो है वो आ रही थी वैदिक रिलीजन में, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स को लार्ज नंबर्स पे जो है वो सैक्रिफाइसेस में किया जाता था। तो एक दिक्कत थी। तो ये अहिंसा वाला कंसेप्ट जो था काफी इंपॉर्टेंट था, जो हमने अभी समझ लिया। तो आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो आप कि जो कॉजेज थे उनमें एक कॉज ये भी था। अभी 3 ज्वेल्स हम लास्ट लेक्चर में देख चुके, तो इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अभी 5% जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5 चीजें बताई गई है गौतम बुद्ध ने, कि ये कौन सी चीजें, 5 चीजें जो बताई गई है, इनको समझो अभी थोड़ा। सबसे पहले तो टू एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग लाइफ, मतलब वही आपको किलिंग नहीं करनी, आपको अहिंसा जो है वो आपको फॉलो करनी है, आपको हिंसा नहीं करनी। तो इससे कौन सी वैल्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से जो वैल्यूज इनकलकेट हो रही है वो है काइंडनेस एंड कंपैशन। मतलब एक क्वेश्चन आया था 2014 में यूपीएससी में, कि मतलब आपके ऑप्शनल में आया था कि किस हद तक जो है बुद्धिस्ट जो फिलोसॉफी है या फिर जो बुद्धिज्म है वो आज के प्रेजेंट सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल है। तो आप इन 5 प्रीसेप्ट्स को भी अगर आप पढ़ लोगे, इन 5 आप जो बता बोल सकते हो कि जो जो तत्व बताए गए उनको भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। मतलब जब अभी जितनी भी फिलोसफी हमने पढ़ी है टोटल, उसमें तो आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको क्विक आंसर मिल जाएगा। देखो, जैसे कि आज क्या चल रहा है, आज काफी ज्यादा मतलब दुनिया में हिंसा है, टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है। तो अगर वो बुद्धिज्म के 5 जो प्रीसेप्ट इसको पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई किसी की लाइफ जो लेनी नहीं है, मतलब काइंडनेस यहाँ पे आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, मतलब राइट टू लाइफ यहाँ पे जो है बुद्धा बता रहा है। राइट टू लाइफ हर किसी की, राइट, हर किसी को राइट टू लाइफ है। तो देखो, आज राइट टू लाइफ के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है। ठीक है, आर्टिकल 21 है हमारे संविधान में आज राइट टू लाइफ के लिए। लेकिन ये चीज जो गौतम बुद्ध जो है वो 2500 साल पहले ही समझ चुके थे। ठीक है, तो राइट टू लाइफ जो एक यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो भी 2500 साल पहले। तो आज के प्रेजेंट डे सोसाइटी के लिए कितना रिलेवेंट है। फिर सेकंड प्रीसेट है यहाँ पे कि टू एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, मतलब जो दिया ही नहीं गया है, जो आपका नहीं है उसे लेना नहीं है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से रिनंसिएशन और जनरोसिटी का कंसेप्ट आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे चोरी चकारी नहीं करनी है आपको, खुद मेहनत से जो है वो जो भी है खुद का मेहनत का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर राइट टू टू एब्सटेन फ्रॉम सेंशुअस मिसकंडक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी मैरिज लाइफ में फिडिलिटी आएंगी, जो वुमेन के अगेंस्ट जो अत्याचार होते हैं वो नहीं होंगे। तो यहाँ पे कंटेनमेंट एंड रिस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलेगी आपको पार्टनर के लिए, या फिर जो भी मतलब सोसाइटी है उसमें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ये, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है ये। फिर टू एब्सटेन फ्रॉम फॉल्स स्पीचेस, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ऑनेस्ट रहना है। तो ह्यूमन डिग्निटी का कंसेप्ट यहाँ पे आपको इवॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ऑनेस्ट हो गए तो लोग आपके साथ जो है वो अच्छे से रहेंगे, तो यहाँ पे आपकी डिग्निटी जो है वो बढ़ेगी। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं इनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर ऑनेस्ट होंगे, अगर नेता जो है पॉलिटिशियंस वो ऑनेस्ट होंगे तो करप्शन नहीं होगा, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। करप्शन को आप यहाँ से टैकल कर सकते हो बुद्धिज्म की जो प्रीसेट्स है वहां से, है ना। फिर फिफ्थ टॉपिक है टू एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, तो आपको जो है ना इंटॉक्सिकेंट मतलब सिर्फ आपको ये जो बॉडीली इंटॉक्सिकेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, माइंड को भी आपको जो है वो प्योर रखना है। तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में। और राइट टू सिक्योरिटी भी यहाँ पे जो है वो
एक तरीके से आप बोल सकते हो कि राइट टू सिक्योरिटी भी सिक्योर होगी, ठीक है ना। राइट टू सिक्योरिटी को आप जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो विद दिस, क्योंकि देखो अगर आप सपोज शराब पी रहे हो, है ना, आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, तो क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और आपके साथ जो दोस्त होंगे या फिर परिवार के लोग होंगे उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। और रास्ते पे, रोड पे आपके साथ जो लोग होंगे, मतलब गाड़ी चलाने वाले, उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर आप इंटॉक्सिकेंट से दूर रहोगे, चाहे वो बॉडीली हो चाहे वो माइंडली हो, तो राइट टू सिक्योरिटी यहाँ पे मतलब सिक्योर हो रही है। और अगर आप नहीं पी रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो इस तरीके से जो 5 प्रीसेट्स है बुद्धिज्म के, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। सबसे पहले तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों हुई थी? ताकि जो बुद्धा की डेथ होने के बाद जो गौतम बुद्ध की जो फिलोसॉफीज थी वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से गौतम मतलब जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन था उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बुलाई जाती थी। सबसे पहले जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना, वो हुई थी 483 बीसी में, गौतम बुद्धा के डेथ के बाद, ठीक है। और यहाँ पे जो मॉन्क था जिसने इसको प्रिसाइड किया था, मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो था महाकश्यप। ये आपको याद रखना है, फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर पैट्रोनस किसने किया था? किंग अजातशत्रु ने किया था, जो कि बिम्बिसार का जो था बेटा था। और यहाँ पे हुई कहाँ पे थी? तो राजगृह जो थी, कैपिटल थी और आप यहाँ पे आपके मगधन एम्पायर की, वहां पे हुई थी सत्यपानी के ऊपर। अभी इसका रीजन क्या था, क्या कारण था? तो कारण था कि जो बुद्धिस्ट जो टीचिंग थी, ठीक है, और बुद्धिस्ट जो टीचिंग थी ना, उसको क्या करना है, आपको प्रिजर्व करना है। और साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो नन्स थे, उनके लिए भी एक तरीके से रूल्स एंड लॉ बनाने थे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो फर्स्ट जो काउंसिल थी ना, यहाँ पे दो पिताकाश बने। यहाँ पे दो पिताकाश बने। फर्स्ट था विनय मतलब सुत्त पिताक। फर्स्ट था सुत्त पितक और दूसरा था विनय पितक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना हो, कुछ कुछ जगह पे ना तीन पितकों की फॉर्मेशन हुआ है ऐसा कहा गया है, लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ पे दो ही जो है ना पितक बने थे। अभी पितक का मतलब क्या होता है देखो, पितक का मतलब क्या होता है? तीन थ्री पितक है, थ्री पितक है ना। अभी जो तीन पितक है ना, इसका मतलब होता क्या है? देखो उस जमाने में क्या होता था, जो राइटिंग्स होती थी, अभी पेन पेपर तो थे नहीं, तो वो पेड़ों के पत्तों के ऊपर लिखते थे, और फिर उसको जो है ना, उसको एक डब्बे में, मतलब एक डब्बे में जो है वो रखते थे। तो जो टीचिंग जो थी ना, वो डब्बे में बंद हो गई, तो इसलिए इसे पितक कहा गया। पितक मतलब जो जो डब्बा था, मतलब जो एक तरीके से जो था ना, उसको पितक कहा गया। और तीन पितक है, सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम्म पितक। तो इसीलिए तीन पितक, थ्री पितक, ठीक है। तो फर्स्ट जो था ना, वो था सुत्त पितक। सुत्त पितक में क्या है? तो सुत्त पितक में जो गौतम बुद्ध की जो फिलोसॉफीज है, जो उन्होंने समझाई थी, सिखाई थी, ठीक है, वो है सुत्त पितक में। और उसको किसने कंपोज किया था? आनंद, जो कि सबसे फेवरेट डिसाइपल थे गौतम बुद्ध के। और जो सेकंड पिटक है वो है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? तो मोनास्टिक कोड, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है नन्स एंड मॉन्क्स के लिए, वो है, और इसे महाकश्यप ने कंपोज किया था। लेकिन जो सुत्त पिटक है, इसको रिसाइट किया था आनंद ने। और जो ये विनय पिटक है ना, इसको रिसाइट किया था उपाला ने। उपाला जो है ना, उपाला, ये एक मॉन्क थे, ये एक गौतम बुद्ध के डिसाइपल थे। तो इन्होंने जो है ना, उपाला ने जो ये विनय पिटक थी, तो इसको रिसाइट किया था। अभी देखो यहाँ पे उपाला की एक स्टोरी है। जो ये उपाला है ना, ये कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध के जो मतलब जो उनका पैलेस था, वहां पे नाई थे, बार्बर थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि गौतम बुद्ध ने हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के हर वर्ण के लोगों को जो है अपने मॉन्क में जो है वो, मतलब सॉरी, अपने संघ में जो है वो एंट्री दी थी। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि मतलब एक बार्बर, एक नाई को भी मुक्ति मिल चुकी थी, इनको भी कैवल्य मिल चुका था, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है वो बढ़िया, मतलब एक तरीके से खुला चैलेंज कर दिया था कास्ट सिस्टम को, कास्ट ऑर्डर को, तो इसीलिए काफी पॉपुलर हो गई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना, इसको एक वाटरशेड मूवमेंट माना जाता है बुद्धिज्म में, क्योंकि इसने बुद्धिज्म जो है ना, वो किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, और आज भी पढ़ाया जाता है, आज भी लोगों को पता है। तो यही यही से है, क्योंकि यहाँ पे अगर सुत्त पितक और विनय पितक, ठीक है, विनय पितक तो ठीक है मॉन्क्स के लिए रूल्स एंड, लेकिन सुत्त पितक में क्या है? तो गौतम बुद्ध की जितनी भी फिलोसॉफी है, जितनी भी स्पीचेस है ना, जो भी उन्होंने पढ़ाया था, उसको यहाँ पे अभी एक जगह पे रखा गया था, ठीक है, एक जगह पे लिखा गया था। तो इसीलिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो काफी इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट है बुद्धिज्म की हिस्ट्री में। सेकंड काउंसिल कब हुई थी? 100 ईयर्स के बाद हुई थी, बुद्धा के डेथ के बाद। ये हुई थी 383 बीसी में, और वैशाली में हुई थी। ये बिहार का एक विलेज है। यहाँ पे कालाचोका जो राजा था ना, इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया था। और सभा कमी यहाँ पे एक प्रिसाइडिंग मॉन्क था। यहाँ पे एजेंडा क्या था, क्या रीजन था? तो जो डिविजन्स बने थे, अभी देखो क्या होता है कि
जब डेथ हो जाती है, फाउंडर की जब डेथ हो जाती है, तो इसमें काफी ज्यादा किसी भी फिलोसफी में, किसी भी रिलीजन में डिविजन्स हो जाते हैं, सेक्ट जो है बन जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि कंट्रोल्स काफी ज्यादा आ जाती है, फिर मतभेद आ जाते हैं, तो उसी वजह से काफी ज्यादा जो है वो 100 सालों के अंदर ही बुद्धिस्ट सब डिविजन्स काफी हो चुकी थी, काफी ज्यादा जो सेक्ट यहाँ पे बन चुके थे। और जैसे कि महासंघिकाज वगैरह थे, ठीक है, यहाँ पे स्थविर वादा थे, तो ये इस तरह से सेक्ट जो है वो सेपरेट हो चुके थे, बुद्धिज्म में कुछ गुट पड़ गए थे, तो इन गुट जो थे, इन गुटों के बीच में जो डिवीजन था, उसमें जो प्रॉब्लम्स थे, इनको सॉल्व करने के लिए जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कन्वीन हुई थी, बुलाई गई थी, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो थे सभागाम। अभी जो फर्स्ट ग्रुप था, जिसको थेरा थेरा मतलब कि पाली लैंग्वेज में इसका मतलब था एल्डर, और जो थरी विदिन है, थरी विदिन से ही आगे चल के थेरावेदा जो है वो दो, जो जैसे कि महायान, महायान है और थेरा, महायान, थेरावेद, हिनायान, महायान है और हिनायान, जैसे कि दो जो गुट है ना, उसमें से थेरावेदा जो है ना, उन्हें हिनायन को ही थेरावेदा कहा जाता है। तो ये जो है ना, इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब था एल्डर्स, जो ओल्डर जो लोग थे, मतलब जो गौतम बुद्ध की फिलोसफी को वैसे के वैसे ही रखना चाहते थे, तो ओरिजिनल फॉर्म में रखना चाहते थे, उन लोगों का जो ग्रुप था उसे कहा गया था स्थविरवादा, स्थविरवादा। और जो सेकंड थे महासंघिका, जो जिसे ग्रेट कम्युनिटी कहा गया है, तो ये थोड़े लिबरल थे, ठीक है, थेरा विदिन से, तो ये थोड़े फ्रीली इंटरप्रेट करते थे गौतम बुद्ध की टीचिंग को, थोड़ा वक्त के हिसाब से इन्होंने थोड़ा बदल लिया था। और ठीक है, तो ये जो दो दो जो गुट थे ना, इन दोनों के बीच में काफी माइनर डिफरेंसेस थे, और डिफरेंसेस किस वजह से, तो बस मोनास्टिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे इसकी वजह से, ठीक है, जो मोनास्टिक का जो डिसिप्लिन थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए थे, कुछ लोगों को उसमें चेंजेस चाहिए थे, तो फिर इसी वजह से जो है वो महासंघी का अलग निकले थोड़े से, और जो पुराने थे उसको फिर थेरावेदा कहा गया, ठीक है, और यही जो है आगे चल के फिर हिनायान में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ना, इसने अनानिमसली डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उसको एक तरीके से कम नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, और इसीलिए जो मॉन्क्स इन रिस्ट्रिक्शन जो थे आपके जो डिसाइड मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, तो उनमें जो चेंजेस चाहते थे, उन लोगों का यहाँ पे एक विरोध हुआ था इस बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है, जो कि महासंघी कास्ट थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या बताया गया, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में अशोका ने बुलाई गई थी, मोगली पुत्र तिस्सा जो थे ना, वो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, और इन्होंने ही गौतम मतलब अशोका को जो है एक तरीके से दीक्षा दी थी। इसका गोल जो था ना, वो ये था कि जो वेरियस बुद्धिस्ट स्कूल से उनको बुलाया जाए, उनमें जो इश्यूज थे उनको सॉल्व किया जाए, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए, और बुद्धिस्ट मूवमेंट को प्यूरिफाई किया जाए, और दुनिया में इसको फैलाया जाए। तो एक नया जो है ना कैनोनिकल जो टेक्स्ट था वो बनाया गया, अभिधम्म पिटक, और ये थर्ड पिटक था, और यहाँ से इसके बाद ही बुद्धिस्ट टीचिंग को जो है वो तीन पिटकों में जो है एक तरीके से रखा गया और इसको कहा गया। तो अभिधम्म पिटक का क्या था, तो इसमें बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, जो कि पाली लैंग्वेज में, मतलब सुत्त पिटक में वैसे के वैसे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को रखा गया था, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो थोड़ा और उसको कोडिफाई किया गया, थोड़ा और उसको एक्सप्लेन किया गया, कमेंट्री उसके ऊपर आई, तो इसको कहा गया अभिधम्म पिटक, ठीक है। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो अशोका ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा अलग अलग जगह पे, जैसे गांधारा, कश्मीर, श्रीलंका और बाकी जगह भी, लेकिन ज्यादातर सक्सेसफुल जो रहे वो गांधारा, कश्मीर और श्रीलंका में रहे, और यहाँ पे जो श्रीलंका में उसने उसके बेटे को और बेटी को भेजा था, ठीक है, आपको ये पता होगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है, ये हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, जिसे वासुमित्र जो था उसने प्रिसाइड किया था, साथ ही अशोक जो था उसका एक असिस्टेंट था, और राजा जो था वो था कनिष्क राजा, कुशान एम्पायर। यहाँ पे क्या हुआ था, तो जो 18 जो सेक्ट बन चुके थे अब तक बुद्धिज्म में, उसमें जो उनमें जो कंट्रोवर्सी थी ना, उसको उसके साथ डील करने के लिए यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो बुलाई गई थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 18 जो सेक्ट थे ना, वो खत्म तो नहीं हुए, लेकिन ये जो है ना वो डिवाइड हो गए दो में, मेन दो है, अभी 18 खत्म थे, अभी बस दो बने, महायान और हिनायान। अभी हिनायान वाले वही है, थेरावेदा वाले, ठीक है, जो एकदम स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसको जैसे कि वैसा रखना चाहते थे, और ये गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, जो हिनायाना वाले हैं, ये बस ऐसा कहते थे कि गौतम बुद्ध एक हमारी तरह कॉमन मैन है, जिनको निर्वाणा मिल चुका है और हर कोई इसको अटेंड कर सकता है। लेकिन महायाना जो सेक्ट है ना, वो अशोक घोष की लीडरशिप के अंदर बनाया था, ठीक है, और यहाँ भी इनका मानना था कि गौतम बुद्ध भगवान है, और वो उनकी पूजा करनी चाहिए, तो ये आइडल वर्शिप जो आज चलती है आपको, ये महायाना सेक्ट वालों ने स्टार्ट किया था, राइट्स वगैरह बोधिसत्वाज वगैरह का कंसेप्ट यहाँ पे आता है। अभी अभी बोधिसत्वा का कंसेप्ट क्या है, इसको थोड़ा समझो, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंग्लिश में क्वेश्चन आ चुका है। बोधिसत्व मतलब वो लोग होते हैं कि जिन्होंने
कैवल्य जो ऑलमोस्ट प्राप्त कर लिया है 90%, लेकिन अभी वो दूसरों को जो है ना, मतलब दूसरे जो फॉलोअर्स है उनको कैवल्य निर्वाणा प्राप्त कर लिया है, मतलब उनको एनलाइटमेंट ऑलमोस्ट मिल चुकी है, लेकिन अभी वो बाकी लोगों की मदद करेंगे और इसीलिए उन्होंने टोटल जो 100% निर्वाणा जो है उसको थोड़ा रोक दिया है। मतलब सपोज की जैसे कि ये कोई बैटरी है मोबाइल की, ये 90% चार्ज हो चुकी है, लेकिन अभी ये क्या करेगी, 100% चार्ज नहीं होगी, मतलब 100% चार्ज होगी तो मतलब केवल निर्वाणा मिल गया, एनलाइटमेंट मिल गया, बोधि मिल गई, लेकिन ये 90% इन्होंने चार्ज कर लिया और 10% रहने दिया। क्यों? अभी ये दूसरों की मदद करेंगे, दूसरी बैटरीज को चार्ज करेंगे, और बाद में जब सब लोग चार्ज हो जाएंगे ना तो फिर ये 100% जो है वो निर्वाणा प्राप्त कर लेंगे, बोधि प्राप्त कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट जो है ना, इसको कहा जाता है बोधिसत्व का concept। ये महायाना सेक्ट का सेंट्रल फिलोसॉफी है। हिनायना इसको नहीं मानते, हिनायना मानते हैं कि खुद का खुद देख लो भाई, ठीक है, हर किसी को जो है बोधि मिल सकती है, हर किसी को मुक्ति मिल सकती है, अ, एक तरीके से निर्वाणा मिल सकता है, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सबको खुद का करना है, तो खुद का खुद देख लो। लेकिन महायाना वाले कहते हैं, नहीं, सबकी मदद करनी चाहिए। तो ये दोनों में जो है वो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो हिनायना सेक्ट है ना, ये स्ट्रिक्टली पाली स्क्रिप्चर को ही फॉलो करते हैं, ये संस्कृत वगैरह को ज्यादातर फॉलो नहीं करते। लेकिन हिनायना सेक्ट जो इसकी जो लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा हिनायना सेक्ट के, वो थोड़ा बहुत संस्कृत वगैरह का भी यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि पाली और संस्कृत दोनों का यूज यहाँ पे करते हुए आपको देखने को मिलेगा महायाना वाले, लेकिन ये नहीं करते, ठीक है। अभी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ना, इसके बाद कुछ स्मॉलर बुद्धिस्ट काउंसिल हुई दुनिया में, जो कि थेरावेदा जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना, मतलब हिनायना, उन्होंने कन्वीन की थी, और इनको माना नहीं जाता है। फिफ्थ एंड सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो ज्यादातर चार ही बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है, और एग्जाम में भी चार ही के ऊपर क्वेश्चन है कि फिफ्थ एंड सिक्स जो है अगर आप चाहो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है। फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पे थी, 1871 में हुई थी, बर्मा, मतलब आपका जो म्यांमार है ना, वहाँ के जो राजा थे मिंडल, उन्होंने बुलाई थी। और जो सिक्स बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये भी म्यांमार में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे म्यांमार के, उन्होंने ये बुलाई थी, वो उनका नाम था। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म राइज हुआ था, इसके क्या कारण थे? उनके कारण तो हो गई ना, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैनिज्म, मतलब लास्ट के लास्ट लेक्चर में जब हमने जैनिज्म डिस्कस किया था, जब हमने जो ऑर्थोडॉक्स जो बिलीफ्स ऑर्थोडॉक्स जो सेक्ट डेवलप हो रही थी उनके रीजन देखे, तो वो रीजन सेम ही होंगे, लेकिन थोड़ा बुद्धिज्म जो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ था, थोड़ा ज्यादा फैला था, थोड़े ज्यादा फॉलोअर्स थे, तो इनको हमें सेपरेटली डिस्कस करना होगा, और सेपरेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े रीजन भी सेपरेट है, ठीक है, मतलब अलग है। तो एक तो था सबसे पहला रीजन, आप बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम। अभी आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? तो 6th सेंचुरी बीसी का जो टाइम था ना, यहाँ पे सोसाइटी जो थी ना, वहाँ पे काफी ज्यादा सुपरस्टिशन आ चुके थे, काफी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे, ब्लाइंड बिलीफ्स थे, जो ब्राह्मणिज्म जो था वो काफी ज्यादा जो महंगा हो चुका था। तो ऑप्रेसिव जो थी ना, ऑप्रेसिव मतलब ऑपरेसिव सोसाइटी थी एक तरीके से। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा रिलीफ चाहिए था, और गौतम बुद्ध की जो फिलोसॉफी थी काफी सिंपल थी, है ना, रिलीजियस टॉलरेंस और सिंपल फिलोसॉफी, तो लोगों को पसंद आया। तो यहाँ पे एक वक्त ही ऐसा था कि ठीक है, फिर लोगों को कुछ ना कुछ नया चाहिए था, लोग पक चुके थे ब्राह्मणिज्म से, उनकी फिलोसॉफी से परेशान हो चुके थे, तो इस ये सही वक्त था, और सही वक्त पे जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, तो एक इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम आप बोल सकते हो। दूसरा सिंपल डॉक्टर, गौतम बुद्ध जो है ना, एज कम्पेयर टू जैनिज्म, काफी सिंपल फिलोसॉफी थी। अभी जैसे कि जैनिज्म की फिलोसॉफी हमने डिस्कस की थी, तो काफी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा था, ठीक है, लेकिन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी आप इतनी सिंपल है कि आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। तो यही कारण था कि बुद्धिज्म या फिर गौतम बुद्ध ने जो फिलोसॉफी दी थी वो काफी सिंपल थी, लोगों को समझ में आ जाती थी इजीली। लेकिन वही अगर जैनिज्म देखो, या फिर जो उपनिषद की जो फिलोसॉफी थी, वो काफी कॉम्प्लेक्स थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर लोग क्या करेंगे, है ना, लोग फिर यही पे जाएंगे। तो ये एक दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन आप बोल सकते हो कि गौतम बुद्ध की जो पर्सनैलिटी थी वो इस तरीके से कि लोग उनको, मतलब उनके तरह एक तरीके से अट्रैक्ट होते थे, लोगों को उनकी पर्सनैलिटी काफी अपील हुई, मतलब एक तरीके से अपील हुई थी। काफी काइंड थे, काफी ईगोलेस थे, और काम पोस्चर था उनका, स्वीट वर्ड्स थे, सिंपल फिलोसॉफी थी, और उनकी लाइफ भी इस तरीके से थी कि लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे एक तरह। और लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे ना, लोगों के, उनको इजीली सॉल्व कर देते थे। तो ये एक रीजन था। और खुद वो एक प्रिंस थे, खुद एक वो राजा के बेटे थे, वो चाहते तो मतलब राजा बन के रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरी मतलब दुनिया छोड़ दी और एक तरह से सन्यासी बन गए, तो लोगों को ये काफी मतलब अच्छा लगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ही लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद इनएक्सपेंसिव, बुद्धिज्म इनएक्सपेंसिव है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब आपको रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने थे, जैसे कि वैदिक रिलीजन में करने थे। फिर प्रैक्टिकल जो था, प्रैक्टिकल यहाँ पे चीजें बताई गई थी, कोई राइट्स नहीं थे, कोई एक्सपेंसिव रिचुअल्स नहीं थे, तो लोगों को ये भी पसंद आया, है ना।
फिर सिंपल लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया था, मतलब लोगों की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में इन्होंने लोगों को समझाया, पाली प्राकृत जो भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राकृत लैंग्वेज कौन सी थी, तो पाली लैंग्वेज प्लस गौतम बुद्ध ने कुछ कुछ खुद से कुछ वर्ड्स जो है वो बनाए थे, उसको मिलके मतलब पाली प्लस गौतम बुद्ध के कुछ वर्ड्स इनको मिला के प्राकृत जो है वो लैंग्वेज बनी थी, प्राकृत या फिर प्राकृत जो भी बोल सकता है, आप बोलना चाहते हो। सिंपल फिलोसॉफी थी, सिंपल लैंग्वेज थी, तो लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, तो लोग फॉलो करने लगे। सिंपल सिंपल रीजन से आप खुद समझ सकते हो। कास्ट कंपल्सन नहीं था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कास्ट डिस्टिंक्शन में मानते नहीं थे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि उपाला जो थे उनको उनके एक फॉलोअर थे और वो उनके घर के नाई थे। तो यहाँ पे कास्ट वगैरह के लोग मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो वैल्यूज नहीं दी जाती थी, तो इसी वजह से जो नॉन ब्राह्मण्स वगैरह जो थे ना, वो पर्टिकुलरली ज़्यादातर यहाँ पे फॉलो हुए थे, मतलब फॉलो कर रहे थे। तो रोल ऑफ यूनिवर्सिटी जैसे कि यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, पुष्पपुरी, विक्रमशिला, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो थे ना यहाँ पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में लगी हुई थी। यहाँ पे काफ़ी दुनिया से लोग आते थे, ठीक है, जैसे कि चाइना से भी लोग काफ़ी आए थे। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट टीचिंग्स वगैरह काफ़ी दी जाती थी, जैसे कि फेमस पिलग्रिम्स आए थे, हुआनसांग वगैरह आए थे, तो वो स्टूडेंट भी थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे टीचर्स थे जैसे कि शिलावंद्रा, धर्मपाल, चंद्रपाल, दिव्यकम मित्र वगैरह, तो ये काफ़ी रिनाउंस स्कॉलर्स थे उस वक्त, और इनका काफ़ी रोल रहा है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइवल्स थे ही नहीं, है ना, जैसे कि 6th सेंचुरी बीसी से अगर आप देखो तो जैनिज्म भले ही पॉपुलर था, लेकिन उनकी जो फिलोसॉफी थी, उनके जो लॉज थे, रूल्स थे, वो काफ़ी सीवियर थे, ठीक है। तो ये एक कारण था कि जैनिज्म की तरफ काफ़ी कम लोग गए, ब्राह्मणिज्म से तो वैसे ही लोग परेशान हो चुके थे, ठीक है। और बाकी जो सेक्ट थे, आजीविका सेक्ट वगैरह हो गए या फिर चारवाका फिलोसॉफी, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी नहीं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी जो काफ़ी इजी थी, सिंपल थी, गौतम बुद्ध का काफ़ी रोल था, यूनिवर्सिटीज़ का रोल था, कास्ट कंपल्शन नहीं था। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक एक तरीके से यहाँ पे अ, जो है लोगों को कुछ ना कुछ नया मिल चुका था और काफ़ी सिंपल मिल चुका था। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तब आई थी नहीं, मतलब दुनिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी थी ही नहीं तब, तो कोई था ही नहीं रिलीजन, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कोई राइवल ही नहीं था। जैसे कि आज आप देख सकते हो भारत में जो पॉलिटिक्स चल रहा है वहाँ पे बीजेपी को कोई राइवल ही नहीं है, कोई अपोनेंट ही नहीं है, तो उसका फायदा तो मिल रहा है। तो वैसे ही उसको गौतम बुद्ध को कोई राइवल नहीं था, कोई अपोनेंट नहीं था, उनकी बराबरी कोई करने वाला नहीं था, तो ठीक है, फिर फैला, फिर दुनिया में फैला, भारत में फैला। रॉयल पैट्रोनेज काफ़ी मिला था इन्हें इन्हें जैसे कि मतलब बाकी जो उस वक्त रिलीजन थे ना, उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े राजा, जितने भी बड़े बड़े राजा थे उस वक्त, मतलब सबने इनको ही पैट्रोनाइज किया था। जैसे कि आप देख सकते हो कि बुद्धा जो थे वो खुद क्षत्रिय राजा थे, फिर प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक द ग्रेट, ठीक है, दुनिया में या फिर भारत में पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे अगर पावरफुल कोई राजा था तो वो अशोक थे उस जमाने में। अजातशत्रु के ज़माने में अजातशत्रु थे, बिंबिसार के ज़माने में बिंबिसार थे, मतलब उस वक्त के जो सबसे पावरफुल राजा थे, उन्होंने ही अगर इनको सपोर्ट कर दिया तो फिर क्या ही बचा फिर, ठीक है। कनिष्क का यही है, हर्षवर्धन ने भी पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को, तो इसकी वजह से फिर अशोका, मतलब अशोका और हर्षवर्धन और कनिष्का, इन तीनों ने काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था, तो एक रोल था। और फिर अशोक ने तो खुद के बेटों को मतलब महिंद्रा जो और संघमित्रा, बेटा और बेटी, श्रीलंका भेज भेज दिया था बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए, ठीक है। तो कनिष्क और हर्षवर्धन ने भी काफ़ी काम किया है इनके मतलब स्प्रेड के लिए थ्रू आउट द इंडिया। एक तरीके से रॉयल पैट्रोनेज था, और रॉयल पैट्रोनेज बाद में निकल गया और इसलिए बुद्धिज्म जो है आपको डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स है और संघास वगैरह है यहाँ पे, तो एक तरीके से जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना, वो काफ़ी मतलब हाथ पैर सब धो के सब पीछे पड़ गए थे गौतम गौतम बुद्ध की फिलोसफी को फैलाने के लिए। खुद गौतम बुद्ध जो है 45 साल तक जो है पूरे भारत, मतलब भारत में नॉर्थ इंडिया के कुछ रीजन में जो है वो अपनी फिलोसफी को लोगों तक पहुंचाने में लगे थे। तो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे रोल रहा है जो संघास था, तो जो बुद्धिस्ट संघर्ष थे ना, उनको काफी ज्यादा जो है वो पैट्रोनेज मिल रहा था, काफी जगह जगह पे बुद्धिस्ट संघ जो थे इनके लिए आपको विहार वगैरह देखने को मिलेंगे, बनाए जा रहे थे। तो काफी ज्यादा जो है आपको यहाँ पे एक जो है रोल देखने को मिलेगा बुद्धिस्ट मॉन्क और संघ का। और एक एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था उस वक्त, मतलब बाकी रिलीजन्स के कंपैरिजन में जो काम बुद्धिस्ट संघ और मॉन्क ने किया था ना, वो किसी ने नहीं किया होगा, और इसीलिए सबसे ज्यादा ये जो रिलीजन है आपको स्प्रेड हुआ देखने को मिलेगा। और आज भी अगर आप देखो, जिस पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती है, लोगों के बीच कनेक्ट होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा जो है वो रूल कर रही है। जैसे कि आज अगर आप देखो तो कांग्रेस एक तरीके से बिखर चुकी है, लेकिन और बीजेपी के देखो तो उनको ऑर्गेनाइज है सारा कुछ, मतलब उनकी सोशल मीडिया कंपेन्स देखो, उनकी डिजिटल कंपेन देखो, उनकी ऑन ग्राउंड कंपेन देखो, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिर बाद में जो है ब्राह्मणिज्म में या फिर हिंदुइज्म में हुआ है, और फिर बाद में वो रिवाइव हुआ था।
लेकिन वो एक ज़माने में गौतम बुद्ध और उनके संघ ने करके दिखाया था। तो आज जो है, आज भी यही चीज़ें जो है फॉलो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी जो है वो करना चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनाइज़ होना होगा, आपको एक ऑर्डर में आपको इस्टेब्लिश करना होगा खुद को, तब जाके लोग जो आपको फॉलो करेंगे, लोगों तक आपको पहुंचना होगा। तो ये उस वक्त गौतम बुद्ध ने और संघ ने किया था। इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन में कि बताइए क्या रोल रहा है जो भिक्षुस थे, जो मॉन्क्स थे और जो संघ थे, इनका बाकी कंपैरिजन में, ठीक है ना, ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म के कंपैरिजन में इनका क्या रोल रहा है बुद्धिज्म के एक तरीके से फैलने में। तो ये काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है बुद्धिज्म में, मतलब सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी कुछ चीज़ें बची है, जैसे कि सोशल कंपोजिशन, मतलब संघ का सोशल कंपोजिशन क्या था, किस तरीके से वुमेन्स की एंट्री अलाउ हुई थी, या फिर जो बाकी कास्ट वगैरह थी उनको किस तरीके से एंट्री हुई। तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनेगा। लिटरेचर तो काफ़ी बोरिंग सा टॉपिक होता है, यहाँ पे सब पढ़ के ही बताना है, तो फिर पढ़ के ही बताना है, तो फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या है। फिर बुद्धिज्म में जो दो सेक्ट आए थे, महायाना और हिनायाना, ये मैं अभी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट हुआ था, ये भी आप पढ़ के समझ सकते हो, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पे। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। और कंपैरिजन बिटवीन बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म, तो ये तो अगर आपने हमने बुद्धिज्म पढ़ लिया, हमने जैनिज्म पढ़ लिया, अभी हिंदुइज्म तो आपको पता ही है, तो कंपैरिजन करना काफ़ी आसान है। तो ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स है ना, आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियोस बना के हमारा टाइम जो है वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। जो चीज़ें मुश्किल होती है, जो चीज़ें समझानी पड़ती है, वो तो मैं वीडियोस के थ्रू लाऊंगा। लेकिन ऐसे जो चीज़ें होंगी जो काफ़ी फैक्चुअल होती है, जो बस आप पढ़ के समझ सकते हो या फिर पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें जो फिर यहाँ पे वीडियोस बना के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। तो ये आपको नोट में मिल जाएंगे। तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पे हमारा जो सिक्स टॉपिक था, पीरियड ऑफ महाजनपद, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मतलब हो चुका है। अभी कंप्लीट क्या होगा, अभी हो चुका है। अभी हमारा सेवन टॉपिक जो होगा, वो होगा मौर्यन एम्पायर के ऊपर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। और जो लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको जो है नोट्स परचेज करना है। स्टॉक्स में स्टडी मटेरियल काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में आपको खरीद सकते हो, विदाउट मैप मटेरियल एंशियन हिस्ट्री आपको 500 रुपीज़ में, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी एंशियन हिस्ट्री के ऊपर काम चल रहा है, एंशियन हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आप यहाँ से खरीद सकते हो। फिर मेडिवल का हो जाएगा, तब आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप टोटल एट वन टाइम जो है पेमेंट करते हो, तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। पेमेंट किस तरह से करनी है यहाँ पे आप समझ सकते हो। हाउ टू मेक पेमेंट्स, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो। और आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा पेमेंट का ऑन व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लग रहा है होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, तो आप इसी नंबर पर मुझे मैसेज या टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।